नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लाइफ ऑन मार्स। मार्स पे एक्सप्लोरेशन आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। 19वीं शताब्दी से मार्स के बारे में हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली लाइफ ऑन मार्स को डिस्कस करते वक्त हम लोग समझेंगे ये जो क्यूरोसिटी रोवर गया था नासा का, इसने क्या फाइंड किया। ये जो परसिवरेंस रोवर गया है नासा का, ये क्या फाइंड करने वाला है। यूएई का होप मिशन, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। मार्स मिशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी पहले बात कर चुका हूँ। हल्का फुल्का बैकग्राउंड में ले लूंगा। आप यूएई होप मिशन मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको रेलेवेंट वीडियो मिल जाएगी। 20 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स में मैंने जेज़ोरो क्रेटर मार्स की भी बात की थी, परसिवरेंस जहाँ पे लैंड हुआ है। तो बेसिकली मार्स के रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं होलिस्टिकली यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। मार्स को एक बैकअप प्लेनेट की तरह देखा जा रहा है। इंटरस्टेलर देखिए ना, इंटरस्टेलर मूवी में दिखाते हैं कि वो हीरो अर्थ से निकल जाता है बाकी यूनिवर्स में एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढने के लिए। कुछ कुछ इस प्रकार की चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही है। ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो मार्स को एक बैकअप प्लेनेट की तरह देखा जा रहा है। और ऐसा है कि मार्स में वाटर के सबूत मिले हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मार्स में एक अंडरग्राउंड लेक मिली है, उसके मार्स के साउदर्न पोल के नीचे। मार्स में मीथेन पाई गई है, ठीक है, CH4। और ये कहीं ना कहीं अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जुड़ी हुई है। तो इन सब के बेसिस पे ये मार्स मिशन आगे आने वाले समय में कितना सक्सेसफुल होने वाला है और अभी तक इसमें क्या प्रोग्रेस मिली है, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये जो रिसेंट नासा मिशन है भाई, इन्होंने अपना लेटेस्ट रोवर परसिवरेंस मार्स में उतार दिया है। एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल फीट है, आप कह सकते हो अचीवमेंट है। एलियन लाइफ फॉर्म्स को ये ढूंढेंगे, ठीक है भाई। तो इसके रॉक्स में लाइफ के ट्रेसेस को ढूंढेंगे, ठीक है भाई। और बहुत सारी चीजें ये लोग करने की कोशिश करेंगे। बात ये है कि जो भी साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं, अब देखिए इसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है। कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि हाँ भाई मार्स को एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं ये पॉसिबल नहीं है। हैबिटेबिलिटी टू यूटिलाइज द लैंडस्केप, ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है मार्स के एक्सप्लोरेशन का। लेकिन मार्स के एक्सप्लोरेशन के और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि मार्स पे ऐसा कोई मिनरल ढूंढ पाना जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो और अर्थ पे वो उतनी क्वांटिटी में ना पाया जाता हो। इस प्रकार की बहुत चीज़ें, मेनली जो बेसिक एम है वो ये है कि एक हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढना। उसके बाद जो भी इकोनॉमिकल कुछ फ़ायदा मिल जाए तो मिल जाए। बट बात ये है कि ये जो सवाल है कि क्या मार्स पे कभी भी कोई लाइफ रही है, ये अभी तक एक अनआंसर्ड सवाल है। बहुत लंबे समय पे इसके ऊपर बहस चल रही है। कहीं ना कहीं एस्ट्रोबायोलॉजी में, एस्ट्रोबायोलॉजी मतलब एस्ट्रोनॉमी में प्लस बायोलॉजी में, दोनों फील्ड्स में ये देखा गया है कि अर्थ से काफी सिमिलर है मार्स। कैसे सिमिलर है ये मैं भी आपको बताऊंगा। अर्थ से काफी करीब है, अर्थ से काफी सिमिलरिटीज है। तो हो सकता है कि मार्स पे कभी कोई लाइफ रही हो। आज तक मार्स पे लाइफ होने का कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। एविडेंस ये बोलता है कि एंशिएंट नोआकियन टाइम में समवेयर अराउंड 4100 टू 3700 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 410 करोड़ साल से 370 करोड़ साल पहले, ऐसा बोला जाता है कि मार्स के सर्वस इन्वायरमेंट में लिक्विड वाटर था। और अगर लिक्विड वाटर था तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेबल होगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है, हैबिटेबल कंडीशन होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे लाइफ हो। अगर कहीं पे पानी है, अगर कहीं पे हवा है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे इंसान हो, जरूरी नहीं है कि वहां पे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है भाई। लाइफ मार्स पे है कि नहीं है, इसकी खोज 19वीं शताब्दी से हो रही है। 19वीं शताब्दी में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स थे वो टेलीस्कोप से ढूंढते रहते थे कि क्या भाई मार्स की सरफेस पे कोई चलता हुआ इंसान या जानवर या कुछ ऐसा दिख जाए। बहुत सारे प्रोब्स को डिप्लॉय किया गया है। फैंटेसी की बातें करी गई हैं, फिनोमिनोलॉजी यानी साइंस से थोड़ा अलग हट के सोचा गया है। लेकिन पहले की खोज में और आज की खोज में, 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जो खोज हो रही थी और आज की जो खोज हो रही है, साइंटिफिक इनोवेशंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आज की डेट में जो इंक्वायरी हो रही है वो साइंटिफिक इंक्वायरी है। पानी की ढूंढा जा रहा है, केमिकल सिग्नेचर्स ढूंढे जा रहे हैं सॉइल में और रॉक में जो कि प्लेनेट की सरफेस पे हैं, बायोमार्कर गैसेस ढूंढा जा रही हैं। इस प्रकार की चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हम मार्स और अर्थ को कंपेयर कर लेते हैं। मार्स मून से लगभग दुगना है और अर्थ का लगभग आधा है, ये बोलता है सेंटर फॉर मास एक्सप्लोरेशन। मार्स का डायमीटर है 6786 किलोमीटर, जो कि माइल्स में निकल के आता है 4217 माइल्स। अर्थ का डायमीटर है 12756 किलोमीटर, जो कि माइल्स में निकल के आता है 7926 माइल्स। अर्थ का मास से 10 गुना बड़ा है। अभी चूंकि मार्स का जो
आप कह सकते हो वॉल्यूम है, जो मास है, वो अर्थ से बहुत छोटा है। अर्थ का मास 10 गुना बड़ा है मार्स से, ठीक है भाई। तो साइज तो बड़ा है ही, डायमीटर लगभग दुगना है ही अर्थ का मास भी बहुत बड़ा है। और वहीं पे अगर आप मार्स का मास देखो तो मार्स का मास ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कम है अर्थ से। इसके चलते मार्स बहुत जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है भाई। मार्स में मास उतना था नहीं, अर्थ में मास ज्यादा था, तो ज्यादा मास को ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा, कम मास को ठंडा होने में कम समय लगेगा, इसलिए मार्स जल्दी कूल हो गया, ठीक है भाई। अब चूंकि मार्स में मास कम है, तो उसके चलते मार्स की जो ग्रेविटी है वो भी कम है, ठीक है भाई। इसीलिए जो वोलेटाइल मटेरियल है, वाटर गैसेस, वो मार्स पे ज्यादा रुक नहीं पाए। क्योंकि मार्स पे अगर वोलेटिली ये ग्रेविटी होती, तो मार्स की ग्रेविटी इन गैसेस को, इन पानी को अपने एटमॉस्फेयर में पकड़ के रख पाती। अर्थ में कहीं ना कहीं आज की डेट में गैसेस और जो वाटर एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन ये भी है कि अर्थ की ग्रेविटी ने उस वाटर को, उस गैस को पकड़ के रखा है अपनी ग्रेविटी के चलते। बट मार्स की ग्रेविटी इतनी नहीं थी कि वो एस्केपिंग वाटर और गैसेस को पकड़ पाते। फिर अगर आप मार्स के एटमॉस्फेयर की बात करिए, बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, ज़्यादातर इनके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलती है। एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 7 मिली बार्स। अगर आप अर्थ के सरफेस की बात करिए तो अर्थ पे है 1013 मिली बार्स। तो आप देख सकते हो कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेसिकली 1013 मिली बार्स। और वहीं पे अगर आप मार्स का देखो तो वो केवल 7 मिली बार्स। तो मार्स पे इतना एटमॉस्फेयर ही नहीं है कि भाई हीट लॉस से बचाया जा सके। टेम्परेचर आप देखो, हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट सुना होगा आपने, ठीक है भाई। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या करता है कि अर्थ से अंदर वाली आने वाली रेस को रिफ्लेक्शन के दौरान बाहर जाने से रोक लेता है और हमारे अर्थ के टेम्परेचर को एक ऑप्टिमम बैलेंस में मेंटेन करके रखता है। इस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट मार्स पे नहीं हो पाता, इसलिए मार्स की जो सतह है बहुत ठंडी है। अगर आप देखो तो मार्स के मिड लैटिट्यूड्स पे, और मिड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं आपको मैं बता चुका हूँ बेसिक ज्योग्राफी में, मेरी बेसिक ज्योग्राफी वाली वीडियोस देखी जाके, एनसीईआरटी की शुरुआत की। तो भाई नासा क्वेस्ट के हिसाब से जो एवरेज टेम्परेचर है मार्स का मिड लैटिट्यूड्स में, वो है -50 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में -58। रात में ये पहुंच सकता है -60 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में -76। दिन के दौरान ये 0 डिग्री सेल्सियस या -32 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि एक समय पे वाटर मार्स की सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है, क्या साइंटिस्ट आर श्योर कि वो प्रेजेंट था, लेकिन किसी वजह से वो अब गायब हो गया है। वहीं पे अगर आप अर्थ की सरफेस की बात करो तो 2/3 पानी ही है। अर्थ की अगर आउटर सरफेस की बात करो तो वो बहुत सारी प्लेट्स में टूटी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स, मैंने आपको पढ़ा रखा है। मार्स को अगर आप देखोगे तो स्टेबल है। कुछ जगहों पे मार्स में क्रैक नजर आते हैं और मैग्मा बाहर आता नजर आता है, बट अर्थ के रिस्पेक्ट में जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है मार्स का, कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आप इन फैक्ट्स को देख सकते हो वीडियो को पास करके, बहुत सिंपल से फैक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि मार्स को एज अ बैकअप प्लेनेट समझा क्यों जाता है। ऐसा क्यों समझा जाता है कि मार्स एक ऐसी जगह है कि जब जरूरत पड़ेगी ह्यूमैनिटी वहाँ पे माइग्रेट करके चलेगी। पहली बात तो मार्स के सॉइल में वाटर है, बहुत लिमिटेड वाटर है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मार्स ना बहुत ज़्यादा ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। हालांकि आप कह सकते हो कि -58 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा है, लेकिन आप देखो तो लद्दाख में सर्दियों के समय पे -58 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। आर्कटिक अंटार्कटिका में तो इतना रहता ही है, और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉपुलेशन सर्वाइव करती है। तो इतने कोड में तो ह्यूमन पॉपुलेशन सर्वाइव कर सकती है, ये लॉजिक दिया जाता है। फिर मार्स पे अच्छी खासी सनलाइट पहुंच सकती है, तो सनलाइट की वजह से सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है मार्स में। मार्स की ग्रेविटी 38% है अर्थ के, तो अर्थ की ग्रेविटी का 38% है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई ह्यूमन वहाँ पे रहता है तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी से एडजस्ट कर लेगा। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो भले ही थिन है, लेकिन जो डेंजरस कॉस्मिक रेस है उसको मार्स पे आने से रोक देता है। और मार्स की जो डे नाइट रिदम है वो काफ़ी हद तक अर्थ जैसी है। अर्थ का एक पूरा दिन 24 घंटे का होता है, मार्स का 24 घंटे 39 मिनट्स और 35 सेकेंड्स का होता है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी हमने। फिर यहाँ पे जो मार्स है वहाँ पे RSL देखे गए, रिकरिंग स्लोप लीने। रिकरिंग स्लोप लीने की जो फोटोज थी पहली बार 2011 में ली गई। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट था हिरिसे कैमरा, जो कि MRO पे था, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, इसके थ्रू ये फोटोज ली गई। और ये जो डार्क स्ट्रीक्स की फोटो ली गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि इन डार्क स्ट्रीक्स में सॉल्ट पाया गया है। और सॉल्ट पाया गया मतलब क्या है कि पहले यहाँ पे पानी बहता होगा और उसकी वजह से ये डार्क स्ट्रीक्स बन गई हैं। अगर आप RSL की बात करो
तो कुछ इस प्रकार से आपको ये RSL यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये डार्क स्ट्रीक्स थी। तो कहीं ना कहीं एक समय पे सॉल्टी वाटर यहाँ से बहा होगा, सॉल्ट अभी भी है बट पानी नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, These dark narrow 100-meter long streaks called recurring slope line flowing downhill on Mars are inferred to have been formed by contemporary flowing water। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो जियोलॉजिकल फॉर्म बना है ये बहते हुए पानी की वजह से भी बना गया। 2015 में जो स्पेक्ट्रल एनालिसिस हुई थी RSL की, इससे साइंटिस्ट ने बनाया कि सॉल्टी लिक्विड वाटर बहता होगा जिसकी वजह से ये RSL बन गया है। ठीक है भाई। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि वास्ट डिपॉजिट ऑफ वाटर हो सकता है कि नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मार्स में आइस कैप्स में ट्रैप्ड हो। जैसे कि अगर आप हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर लीजिए तो नॉर्थ पोल पे आर्कटिक ओशन है, साउथ पोल में अंटार्कटिका है, पूरा का पूरा ग्लेशियर है, अच्छा खासा पानी है, अगर वो स्नो मेल्ट हो जाए। उसी प्रकार से मार्स के नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे आइस कैप्स में ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारा पानी हो सकता है। ठीक है। समर में क्या होता है कि जहां जहां पे भी आइस कैप्स हैं मार्स में, वो सीधे सीधे अपने आप को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि विंटर्स में जो आइस कैप हैं वो मार्स की धरती तक फैलने लगते हैं और 45 डिग्री लैटिट्यूड तक भी आ जाते हैं। यानी 45 डिग्री लैटिट्यूड मार्स पे आपको सर्दियों के दौरान पे हो सकता है आइस कैप्स मिल जाए। ठीक है। उसके बाद ये जो आइस कैप्स हैं ये लगभग 2 मील या फिर कह लीजिए 3 किलोमीटर चौड़े हैं, थिक है, एंड इफ कंप्लीटली मेल्टेड कुड कवर मार्शियन सरफेस विद अबाउट 18 फीट ऑफ वाटर। ये जितने भी आइस कैप्स अभी के लिए मार्स की सरफेस पे एग्जिस्टेंट हैं, अगर ये सारे पिघल गए तो 18 फीट पानी से भर सकती है मार्स की जमीन। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन से पानी की सीधी सीधी प्रेजेंस यहाँ पे बताई जा रही है। फिर भाई यूरोपियन मार्स एक्सप्रेस एयरक्राफ्ट ने मार्स एडवांस्ड रडार फॉर सब सर्विस एंड आयोनोस्फेरिक साउंडिंग्स को इस्तेमाल किया, मार्सिस को इस्तेमाल किया। और इस मार्सिस से ऐसा बोला कि जो मार्स का साउदर्न पोल है ना, इसकी गहराइयों में हो सकता है कहीं पे कोई झील छुपी हो, कहीं पे कोई लेक छुपी हुई हो। ये कैसे पता चला? तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने रडार पल्सेस भेजी ऑन द साउथ पोल ऑफ मार्स, और इन रडार पल्सेस की रिफ्लेक्शन के हिसाब से ऐसा पता लगा कि हो सकता है कि भाई थोड़ी चौड़ी साउथ पोल के नीचे एक लेक पाई जाती है। अगर आप मार्सिस की इन्वेस्टिगेशन देखो तो ऐसा पता चला है कि जो मार्शियन साउथ पोल है उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ आइस एंड डेप्थ है। ठीक है ना। और ये डेप्थ लगभग 1 मील की हो सकती है, 1.5 किलोमीटर की हो सकती है। तो 1.5 किलोमीटर की डेप्थ तक 200 किलोमीटर वाइड इलाके में मल्टीपल लेयर्स ऑफ आइस और डेप्थ पाई जाती है। ठीक है। और यहीं पे एक लेक मिली है। ये लेक 12.5 मील या फिर कह लीजिए 20 किलोमीटर ही चौड़ी है और हो सकता है कि सरफेस से 1 मील नीचे हो। इस लेक की एग्जैक्ट डेप्थ पता नहीं है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि 1 मीटर गहरी आप कह सकते हो लेक हो सकती है। और चूंकि पानी है तो अगर पानी इस निगेटिव टेम्परेचर में मिल रहा है तो डेफिनेटली वो हेवीली सॉल्ट वाटर होगा, क्योंकि हैवी सॉल्ट वाटर ही इतने कम टेम्परेचर्स पे फ्रीज नहीं होता है। और जब ये रीजनिंग पूछी गई कि भाई इतनी गहराई में मार्स की सरफेस के नीचे एक लेक कैसे मिल सकती है जब टेम्परेचर इतना ठंडा है, तो ये फिनोमेना हमारे अर्थ पे भी मिलता है। हमारी जो आर्कटिक आइस शीट है और जो ग्रीनलैंड आइस शीट है उसकी गहराइयों में चले जाइए तो आपको बहुत जगहों पे पानी मिलेगा। ये पानी क्यों मिलेगा? ये पानी इसलिए मिलेगा, उसका रीजन ये है क्योंकि जो लेक्स हैं आर्कटिक ग्रीनलैंड के नीचे, वो प्लेनेट के अंदर से जो गर्मी आ रही है ना उससे पिघल के पानी बन गई है। तो ये रही ग्रीनलैंड की आपकी आइस शीट, ऊपर गहराई में जाएंगे तो पानी मिलेगा। ये पानी क्यों मिलेगा? क्योंकि अर्थ की सरफेस से अंदर से हीट आ रही है और वो आइस को पानी में बदल रहा है। कुछ इस प्रकार का फिनोमिना ही एक्सप्लेन कर सकता है कि हो सकता है कि मार्स के कहीं इंटीरियर से हीट आ रही हो, गर्मी आ रही हो, और वो मार्स की आइस की गहराइयों में कहीं आइस को पिघला के एक लेक बना दी हो और वो लेक ही यहाँ पे मार्सिस के रडार में पकड़ के आ रही हो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मार्शियन एटमॉस्फेयर में मिला है वो है मीथेन। भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ मार्स में अच्छी खासी मीथेन मिली है और ये मीथेन बता रही है कि हो सकता है यहाँ पे जो मीथेन का जो ओरिजिन हो वो बायोलॉजिकल ओरिजिन हो। क्योंकि अगर आप अर्थ में मीथेन की बात करिए तो अर्थ में जितना भी मीथेन एग्जिस्ट करता है उसका 90% लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो साइंटिस्ट को ये डाउट हुआ कि हो सकता है मार्स में भी ऐसा कुछ हो। हालांकि परसिवरेंस और रोवर की कैलकुलेशन के हिसाब से गेल क्रेटर के अंदर ऑन एन एवरेज हवा में
केवल 0.00000004% मीथेन है, जिसको आप मार्स पे जो हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट है उससे भी नहीं नाप पा रहे हो। तो ये कैसे पता चला कि मीथेन है मार्स के एटमॉस्फेयर में? तो ये सैम ट्यूनेबल लेजर स्पेक्ट्रोमीटर से पता चला कि मार्स पे मीथेन है। और समर महीने में ये जो मीथेन है वो 60% से बढ़ जाती है। अभी तक ये रीजन नहीं पता चल पाया कि 60% से क्यों बढ़ जाती है। ठीक है भाई। परसेवरेंस से पहले जो क्यूरोसिटी रोवर गया था उसने भी मार्शियन सरफेस को टेस्ट किया, 2012 से टेस्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स बताई गई। क्या डिटेक्ट किया? इसने डिटेक्ट किया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन मार्शियन रॉक्स। तो भैया मार्शियन रॉक्स में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं एंड शिफ्टिंग लेवल्स ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स इन प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई, ये सब पता किया आपकी क्यूरोसिटी रोवर ने। 2 papers published in Journal Science in 2018 concluded that these findings support the possibility of existence of microbial life, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड शिफ्टिंग लेवल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। ये दो जो फाइंडिंग्स हैं वो इस बात की तरफ सजेस्ट कर रही हैं कि हो सकता है मार्स में एक माइक्रोबियल लाइफ हो, जो कि अभी नासा और अर्थ के साइंटिस्ट के पकड़ में ना आ रहा हो। इसीलिए इस प्रकार के परसेवरेंस जैसे रोवर भेजे जा रहे हैं, ताकि अगर कोई माइक्रोबियल लाइफ है तो कम से कम हमारे साइंटिस्ट को पता तो चले। तो ये जो गेल क्रेटर है इसमें परसेवरेंस घूमेगा, ठीक है ना भाई, जेज़ोरो क्रेटर में ये परसेवरेंस घूमेगा और कार्बोनेट रॉक्स को स्टडी करेगा, जिसमें हो सकता है कि एल्गल मैट्स हो, जिनको आप स्ट्रोमेटोलाइट्स बोलते हो। ये ओल्डेस्ट कार्बोनेट रॉक्स हैं अर्थ में लाइफ इन्हीं रॉक्स से शुरू हुई थी, तो इन्हीं रॉक्स को मार्स पे भी ढूंढा जा रहा है। 1960s से अर्थ से बहुत सारे मिशंस गए हैं मार्स पे। पहला सक्सेसफुल फ्लाईबाई हुआ था 1965 में। अभी तक 4 लोग सक्सेसफुली पहुंचे थे मार्स पे। सोवियत यूनियन का स्पेस प्रोग्राम, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो, अभी रिसेंटली यूएई का होप मिशन भी लॉन्च हुआ है, तो यूएई भी सक्सेसफुली पहुंच गया है। और चाइना का जो तियानवन 1 है ये भी मार्शियन के ऑर्बिट में 10 फरवरी को पहुंच गया है। ये लोग अपना रोवर या फिर कह लीजिए लैंडर लैंड करेंगे यूटोपिया प्लैनेटिया रीजन ऑफ मार्स में। तो यूएई, चाइना, इंडिया, नासा, सोवियत यूनियन, इन सबको आप जोड़ दो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो लगभग 6 लोग अब मार्स की सरफेस पे पहुंच चुके हैं। सवाल ये उठता है कि मार्स आगे आने वाले समय में बहुत मिस्ट्री होने वाली है। अगर मान लीजिए ह्यूमन बींग अपनी टेक्नोलॉजी नो हाउ के दम पे मार्स पे कुछ ह्यूमन बींग्स को कर भी नहीं रिलोकेट, तो वहाँ कैसे रहोगे? वहाँ रहने के लिए आपको टेराफॉर्मिंग करनी पड़ेगी, जियो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तगड़े स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा थोड़ा अर्थ के जैसा बनाना पड़ेगा, तभी लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो सवाल उठता है कि मान लीजिए कल की डेट में आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना भी दिए जो कि मार्स पे अर्थ की पॉपुलेशन को रीलोकेट करे, लेकिन उनमें खर्चा बहुत होगा और ये आगे आने वाले कितने सालों में होगा इसकी भी बात नहीं हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी लाइफ टाइम में तो शायद ये नहीं होने वाला है। हो सकता है हमारी 1 जनरेशन बाद या 2 जनरेशन बाद हो जाए। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।